नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्ग व्यवस्था पर। वर्ग पर मैं डॉक्टर रविंद्र बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, बरेली कॉलेज बरेली। मैं आज वर्ग व्यवस्था पे बात कर रहा हूँ। वर्ग व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो जाति व्यवस्था की तरह से बंद नहीं है, खुली हुई है। भारत में हालांकि बहुत पहले तक और वर्तमान में भी जाति व्यवस्था विद्यमान है, जिसमें संस्तरण का दृष्टिकोण है, जिसमें व्यवसाय में पाबंदियां हैं कि जो अपनी कास्ट का व्यक्ति अपनी कास्ट वही व्यवसाय कर सकता है। कई तरह के बंधन हैं, लेकिन वर्ग व्यवस्था उस संदर्भ में एक खुला दृष्टिकोण है। कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है, कोई व्यक्ति इससे जा सकता है, अर्थात वर्ग में किसी तरह का कोई बंधन नहीं दिखाई पड़ता है। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति अर्जित स्थिति पर ध्यान देता है, ये प्रदत्त स्थिति पर दृष्टिकोण नहीं डालती है। एक तरह से देखा जाए, आधुनिक समय में वर्ग व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक स्थानों पर विद्यमान है। चाहे वो अमेरिका की बात करें या अफ्रीका की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें या जर्मनी की बात करें, प्रत्येक स्थानों पर वर्ग व्यवस्था विद्यमान रही है। वर्ग व्यवस्था इस संदर्भ में अच्छी है कि इसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके कुछ प्राप्त कर लेता है, अर्जित कर लेता है, तो बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकता है और अपना स्टेटस, अपना वर्ग एक उच्च स्थान पर स्थापित कर सकता है। जबकि जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं है। कोई भी जाति का व्यक्ति होगा, जिस जाति में वो है उसी जाति में बना रहेगा। उसकी जाति बदली नहीं जा सकती, चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी बुरा काम करे, कास्ट उसकी नहीं बदली जाएगी। लेकिन उसी हिसाब से हम कास्ट सिस्टम को उतना अच्छा नहीं मानते जितना कि वर्ग को मानते हैं। कुछ लोग के हिसाब से जाति व्यवस्था अच्छी हो सकती है, लेकिन एक सारे संसार के दृष्टिकोण से, भारत के आधुनिक पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से वर्ग व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था कही जा सकती है। वैसे देखा जाए तो वर्ग व्यवस्था जनरली हम देखते हैं आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर हम इसको बेस बनाते हैं। इसका मतलब आधार मानते हैं। इस आधार पर वर्ग व्यवस्था दिखाई पड़ती है। इसमें हमको समान स्थिति वाले लोग एक ही वर्ग के होते हैं, जो जिनका स्टेटस एक तरह का होता है, वो सब एक ही वर्ग के होते हैं। वर्ग का संबंध एक विशेष स्थिति से है। समाज में सभी व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं। उनका व्यवसाय, रुचि और कार्य का ढंग अलग अलग प्रकार का होता है। यानी अगर हम देखें, समाज में अनेक तरह के व्यक्ति रहते हैं। उन अनेक तरह के व्यक्तियों का किसी की रुचि सेम है, किसी का व्यवसाय सेम है, किसी का अलग है, किसी का मिलता जुलता नहीं, लेकिन एक ही वर्ग के समस्त लोगों की रुचि भी एक ही दिखाई पड़ती है, व्यवसाय भी एक दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारे संसार में, हमारे देश में अनेक तरह के कार्य हैं। इन अनेक तरह के कार्यों के करने के कारण उनका वर्ग अलग अलग हो जाता है। चाहे वो व्यवसाय के आधार पर कहें, चाहे वो बुद्धिजीवी के आधार पर कहें, चाहे जैसे हम कहते हैं इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उनका वर्ग सबका अलग अलग है। इस तरह से वर्ग अनेक तरह के रूपों में हमको दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, खासकर समाजशास्त्रियों के हिसाब से, तो इसमें एक नाम आता है मैकआवर पेज का। मैकआवर पेज कहते हैं कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरे से पृथक किया जा सकता है। मतलब एक तरह से एक व्यक्ति का जो सोशल स्टेटस है, उसके आधार पर दूसरे को हम उससे अलग कर सकते हैं। किसी भी समुदाय में हम ये ऐसा देख सकते हैं कि एक ही तरह के स्टेटस वाले व्यक्ति को दूसरे स्टेटस के व्यक्ति से हम अलग करके देख सकते हैं। तो एक तरह से हमारे संसार में, हमारे देश में, हमारे स्थान पर अलग अलग तरह के स्टेटस के, अलग अलग की सामाजिक स्थिति के लोग दिखाई पड़ते हैं। इस बात को मैकआवर पेज ने समझाने का प्रयास किया है अपनी किताब सोसाइटी। इसके बाद अगर हम मॉरिस जिन्सबर्ग की बात करते हैं, जिन्होंने सामाजिक वर्ग को समझाने का प्रयास किया है, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों
और व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं, अथवा इनमें से कुछ आधारों पर वह एक दूसरे से समानता अनुभव करते हुए अपने आप को एक समूह का सदस्य समझते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी कि अगर हम जब बात करते हैं एक ऐसे ग्रुप की, एक ऐसे समूह की जिनका व्यवसाय हो, एक ही तरह का व्यवसाय हो, तो वो एक ही वर्ग के होंगे। एक ही तरह की उनके पास धन संपत्ति हो, मतलब कोई करोड़पति हो सकता है, कोई लखपति हो सकता है, कोई अरबपति हो सकता है, कोई खरबपति हो सकता है, तो वो सारे एक ही वर्ग के हो गए। इसी तरह से शिक्षा हम कह सकते हैं कोई अनपढ़ है, अनपढ़ वर्ग का है, कोई पढ़े लिखे वर्ग का है। जितने भी पीएचडी करने हुए व्यक्ति हैं वो एक अलग वर्ग के हो गए, जितने ग्रेजुएट हो गए वो अलग वर्ग के हो गए। इस तरह से शिक्षा के आधार पर भी हम उनके वर्ग को देख सकते हैं। जीवन यापन की विधियों का दृष्टिकोण भी जिस वर्ग ने कहा है, जीवन यापन करने का तरीका कोई हाई क्लास सोसाइटी का है तरह से रहता है, कोई लो क्लास सोसाइटी की तरह से रहता है, कोई बड़ी कॉलोनी में रहता है, कोई छोटी कॉलोनी में रहता है। तो इस तरह से हम कुछ व्यक्तियों में विचारों के आधार पर अंतर देखते हैं। कोई हमको ऐसे विचार वाला व्यक्ति होता है जो मार्क्सियन अप्रोच वाला, मार्क्स के आधार पर विचार करने वाला, तो कोई गांधी जी पर ध्यान देने वाला, कोई आरएसएस मेंटालिटी का व्यक्ति हो सकता है। कहने का मतलब विचारों के आधार पर भी हमको अलग अलग तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं, उस तरह से उनका वर्ग भी अलग दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ वो हमको कुछ भावनाओं, मनोवृत्तियों के आधार पर भी हमको अलग अलग वर्ग के लोग दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से जिस वर्ग ने इस बात को समझाने का प्रयास किया। इसी तरह से अगर हम आगबर्न और निम्कोप की बात करते हैं, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिसकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान स्थिति है। मतलब जब भी हम किसी समाज की बात करते हैं, जब भी हम किसी समुदाय की बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी समान स्थिति है, लगभग यही बात मैकियावेली ने भी कही जो आगबर्न ने कही, क्योंकि एक ही तरह की सामाजिक स्थिति जिसकी होगी वो सब एक वर्ग के होंगे, दूसरी तरह की सामाजिक स्थिति होगी वो दूसरे वर्ग के होंगे, तीसरी तरह की होगी तीसरे वर्ग के होंगे। तो आगबर्न ने और मैकियावेली की जो बात है वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। अब अगर हम बटमोर की बात करें तो बटमोर ने कहा है कि सामाजिक वर्ग तथ्यतः कानूनी एवं धार्मिक रूप से परिभाषित एक मान्य समूह है जो कि बंद नहीं है। यहाँ पर खासकर बटमोर ने ये बताने का प्रयास किया है कि कानूनी रूप से भी वर्ग होते हैं। कानूनी रूप से जैसे किसी को आईएएस बना दिया, किसी को पीसीएस बना दिया, किसी को अफसर बना दिया, किसी को बाबू बना दिया, किसी को चपरासी बना दिया, किसी को जज बना दिया, किसी को प्रोफेसर बना दिया। मतलब ये जो कानूनी रूप से यानी सिलेक्शन होता है बाकायदा, और उस आधार पर कानूनी रूप से नियमों के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से उनको पद दिया जाता है। उस आधार पर अनेक वर्ग दिखाई पड़ते हैं। दूसरा धार्मिक रूप से समाज जिसको बनाता है उस रूप में भी एक तरह का काम करने वाले लोग एक तरह के होते हैं। कोई पुजारी हो गया, कोई सुरक्षा करने वाला हो गया, कोई पशुपालन करने वाला हुआ, कोई कृषि करने वाला का उस रूप में माना जा सकता है जो एक तरह का काम करते हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से या कानूनी रूप से। लेकिन ये व्यवस्था बंद नहीं है, अपितु खुली है। इनका आधार निर्विवाद रूप से आर्थिक है। हम ज़्यादातर इसको आर्थिक आधार ही कहते हैं, लेकिन वे आर्थिक समूहों से अधिक होते हैं। मतलब ज़्यादातर आर्थिक कहते हैं, लेकिन वो आर्थिक से अधिक हो सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके पास पैसा बहुत नहीं, लेकिन जब वो बोलता है तो लोग उसको सुनने के लिए लालायित रहते हैं, सुनने के लिए जागरूक रहते हैं, सुनने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात उसको सुनना चाहते हैं। उसका सम्मान उसके पास हो सकता है, बहुत अधिक पैसा ना हो, कोई दूसरे तरीका, लेकिन उसका सम्मान इसलिए है कि बहुत अच्छा बोलता है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत ऊंचा नहीं है। तो इस तरह से केवल आर्थिक आधार नहीं कह सकते, बहुत सारे आधार हो सकते हैं, लेकिन बॉटम ने कहा ज़्यादातर वो आर्थिक आधार होता है। इसके अलावा जिसबर्ट, अगर हम जिसबर्ट की बात करते हैं, जिसबर्ट की जो दृष्टिकोण है कि एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का वह समूह अथवा विशेष श्रेणी है जिसका समाज में एक विशेष पद होता है। मतलब एक सामाजिक वर्ग अनेक व्यक्तियों का वह समूह है जो अथवा श्रेणी है जिसका समाज में एक विशेष पद होता है।
यह विशेष पद ही अन्य समूहों से उसके संबंध को स्थायी रूप से निर्धारित करता है। मतलब एक तरह से कहा जाए, जो सामाजिक वर्ग है उन व्यक्तियों का समूह है जिनके एक विशेष स्थान होता है। उस विशेष स्थान के आधार पर ही वो पहचाना जाता है, अर्थात उसका जो विशेष स्थान है समाज के लोगों द्वारा निर्धारित होता है। समाज के लोगों से उसके संबंध उसी तरह से होते हैं, और वही बात सामाजिक वर्ग के संबंध में जिस वर्ग ने कही, यानी व्यक्तियों का एक विशेष समूह उसको विशेष पद देता है, विशेष वर्ग का दर्जा देता है, और इस आधार पर वो दूसरे से अलग दिखाई पड़ता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चाहे वो जींस वर्ग की बात हो या जींस वर्ग की बात हो, बटमोर की बात हो या मकारपेज की बात हो, प्रत्येक का ये कहना है कि सामाजिक वर्ग एक ऐसी खुली व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति स्थायी रूप से तो नहीं लेकिन एक समान स्थिति के रूप में दिखाई पड़ता है। इस तरह से सामाजिक वर्ग को समझा जा सकता है। इसकी अगर हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करें तो एक बिंदु तो ये हो सकता है कि वर्ग की सर्वव्यापकता रहती है। वर्ग ऐसा नहीं कि वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वर्तमान में हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वर्ग शुरुआत से रहा है, प्राचीन काल में भी और वर्तमान में भी। भारत से लेकर संसार के प्रत्येक स्थानों पर वर्ग दिखाई पड़े हैं। प्राचीन काल में भी हमको वर्ग दिखाई पड़ते थे, कुछ बड़े लोग होते थे, कुछ छोटे लोग होते थे, कुछ मध्यम श्रेणी के लोग होते थे। इस आधार पर अमेरिका की बात करते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, प्रत्येक स्थानों पर हमको वर्ग किसी न किसी रूप में, तरीका आधार कुछ भी होगा, लेकिन वर्ग हमको प्रत्येक स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं। तो ये सर्वव्यापक दृष्टिकोण है। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि ये अर्जित आधार पर ध्यान देता है, यानी व्यक्ति ने क्या अर्जित किया है, जन्म पर नहीं है। व्यक्ति ने मेहनत कितनी की, उसने पैसा कितना कमाया, उसने ज्ञान कितना प्राप्त किया, जो कुछ है उसने खुद अर्जित किया है। उसको सब पकाया नहीं मिला, उसको ऐसा नहीं मिला कि उसके पिता से मिल गया हो, उसके दादा से मिल गया हो, कि बहुत बड़ी हवेली मिल गई तो हवेली का आदमी हो गया। जो कुछ व्यक्ति खुद कमाता है उसके आधार पर वर्ग निर्धारित होता है, यानी अर्जित स्थिति पर दिखाई पड़ता है। समान परिस्थिति एक तरह से इक्वल टाइप की स्टेटस देखा जाता है वर्ग में, वो सब एक वर्ग के कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों का इक्वल स्टेटस होता है वो एक वर्ग के होते हैं, जिनका उससे अलग होता है वो अलग स्टेटस के होते हैं। अर्थात एक ही तरह के वर्गों के लोगों का एक ही स्टेटस दिखाई पड़ता है। सारे डिग्री कॉलेज के टीचर, सारे इंटर कॉलेज के टीचर, सारे IAS अधिकारी, सारे PCS अधिकारी, सारे सांसद, सारे MLA, सारे मंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, इन सब का स्टेटस अपने अपने वर्ग में एक ही तरह का रहता है। इस आधार पर समान परिस्थिति भी इसका एक बिंदु कहा जा सकता है, इसको समझने का। इसके साथ ही साथ स्थिति समूहों का उतार चढ़ाव, इसमें खासकर जब हम वर्ग की बात करते हैं तो जो इसके समूह स्थिति समूह हैं तो ये इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे मैंने कहा कोई MLA है, MLA का टर्म पूरा हुआ तो वो उसका वर्ग चेंज हो गया, वो छोटा हो गया। कोई मंत्री है, मंत्री से हट गया, मंत्री का कार्यकाल खत्म हो गया तो वो दूसरे वर्ग में चला गया। तो इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है, यानी एक व्यक्ति वहाँ पर जहाँ ऊंचे स्थान पर बैठा है कुछ समय बाद वो नीचे स्थान पा जाता है। कभी नीचे वाला व्यक्ति ऊपर चला जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई IAS बन गया, कोई PCS बन गया, कोई उद्योगपति बन गया। मतलब इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि कास्ट में नहीं था ये बात, कोई भी व्यक्ति कास्ट सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता, वहाँ तो दरवाजा बंद है। यहाँ पर सब खुला है। व्यक्ति ने कुछ प्राप्त किया, उसके पास आया तो उसका एक तरह से उतार चढ़ाव का दृष्टिकोण दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ वर्गों में एक चेतना की बात भी दिखाई पड़ती है, अर्थात यहाँ पर एक वर्ग का व्यक्ति के अंदर एक चेतना होती है, मैं इस वर्ग का व्यक्ति हूँ, या ये भी हो सकता है कि मैं इस वर्ग जैसा बनना चाहता हूँ। एक वर्ग के समस्त व्यक्तियों के अंदर ये चेतना हमेशा रहती है कि हम एक तरह से इस पर्टिकुलर वर्ग के हैं, या हमको इस वर्ग में जाना है, या इस वर्ग से
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नीचे चले जाएंगे। तो ये वर्ग चेतना दिखाई पड़ती है, जिसके कारण वर्ग में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसके साथ साथ मुक्त व्यवस्था, एक ओपन सिस्टम भी है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, इसलिए व्यक्ति गतिशील बना रहता है, कार्य करता रहता है। इस ओपन सिस्टम के कारण ही वर्गों में आपस में एक्सचेंज होता रहता है। ऊंच नीच की भावना, हाँ ये बातें जो दिखाई देती है ऊंच नीच की भावना, ये जो ऊंच नीच की भावना है तो जाति में भी दिखाई पड़ती है, लेकिन वर्ग में भी ऊंच नीच की भावना होती है। ये जितने भी बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो कम पैसे वालों से को नीचा मानते हैं। जैसे हम व्यापारी की बात करेंगे, कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो लखपति हैं, कुछ व्यापारी ऐसे जो करोड़पति हैं, कुछ व्यापारी ऐसे हैं तो खरबपति हैं, अरबपति हैं। यानी ये सब बातें आधार दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर ऊंच नीच की बात उस आधार पर दिखाई। आईएएस लोग अपने आप को ऊंचे वर्ग का मानते हैं, पीसीएस लोग नीचे वर्ग का होते हैं। इसी तरह डिग्री कॉलेज के टीचर, इंटर कॉलेज के टीचर, उनमें भी ऊंच नीच की बात दिखाई पड़ती है। इंटर कॉलेज के टीचर, प्राथमिक पाठशाला के टीचर, उसमें भी ऊंच नीच की बातें दिखाई पड़ती। इस तरह का ये अंतर हमको दिखाई पड़ता है, अर्थात ऊंच नीच का जो दृष्टिकोण है ये। इसी तरह से किसी का घर 5 मंजिला है, किसी का घर 3 मंजिला है, किसी का 2 मंजिला है, तो 3 मंजिल वाला अपने आप को ऊँचा मानता है 2 मंजिल वाले से, तो वहाँ पर भी ऊंच नीच की बात आती है। किसी के पास बहुत अधिक संपत्ति है, चाहे वो किसी आधार तरह से हो, तो वो भी अपने से कम संपत्ति वाले को नीचा मानता है। इसके साथ साथ सीमित सामाजिक संबंध, जिस तरह से जाति में थे, ऊंची नीची जातियों में था, उसी तरह से सीमित सामाजिक संबंध है। अपने वर्ग के लोगों के बीच तो संबंध हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के लोगों के साथ संबंध नहीं है, जब तक कि विशेष उनसे संपर्क कोई मतलब ना हो, इसलिए सीमित संबंध होते हैं। अपने वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना, जैसे डिग्री कॉलेज के सारे टीचर आपस में डिग्री कॉलेज के टीचर से बात करते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स डिग्री कॉलेज के टीचर्स को छोटा मानते हैं, इसलिए उनके साथ जो संबंध होते हैं वो सीमित होते हैं। जब किसी सेमिनार में होते हैं, वेबिनार में होते हैं, उस समय तो उनके साथ संबंध होते हैं, वरना यूनिवर्सिटी का टीचर डिग्री कॉलेज के टीचर्स को छोटा मानता है, उनके साथ संबंध रखना बहुत अच्छा नहीं मानता। मतलब उनके अंदर एक तरह का ऐसा दृष्टिकोण है, हम सारे यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, उनमें आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है कंपेरिजन में डिग्री कॉलेज के टीचर। इसी तरह से आईएएस अधिकारी पीसीएस वालों के साथ बहुत अधिक संबंध नहीं रखते हैं, उनके बाद सारे आईएएस मिल के आपस में उनके संबंध उन तक सीमित है, ये चीज़ दिखाई पड़ती है। इसके साथ वर्ग की वर्ग विशेषता भी है कि हमको दिखाई पड़ता है। हम वर्गों के आधार पर ये भी देख सकते हैं, एक बड़े घर में रहने वाले लोग, अगर हम बात करते हैं किसी का घर 50 लाख का है, तो जितने भी बड़े लोग हैं वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक के घर में रहते हैं, उस आधार पर उनका वर्ग ऊपर नीचे दिखाई पड़ता है। इसी तरह से मकान के साथ साथ रहन सहन का स्टाइल, अगर हम फिल्म स्टारों की बात करते हैं, क्रिकेट स्टारों की बात करते हैं, उनका रहन सहन का स्टाइल एक सामान्य अधिकारी की तरह से, अधिकारी से काफ़ी अच्छा होता है। इसी तरह से आईएएस का रहने का जो स्टाइल है वो पीसीएस के स्टाइल से थोड़ा सा अच्छा होता है। इसी तरह से ऑफिसर्स का स्टाइल बाबू के स्टाइल से अच्छा होता है, चपरासी का स्टाइल बाबू का स्टाइल, इन सब का स्टाइल अलग अलग होता है रहन सहन का। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के बोलने का तरीका, अलग अलग वर्ग के लोगों के बोलने का तरीके में भी अंतर दिखाई पड़ता है, उसमें ये दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। यानी एक ही तरह के वर्ग के लोगों के बोलने का स्टाइल वो अलग होता है। कुछ लोग जो है ना हर चीज़ में एक्चुअली ये सब बातें करके अपने आप को एक अलग वर्ग का संबोधित करने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ का हुई, का बाबू, ये एक अलग तरह का वर्ग दिखाई पड़ता है। ये चीज़ हमको एक वस्तु वर्ग विशेषता दिखाई पड़ती है। और वर्ग में एक बात ये भी है कि यहाँ पर जन्म का कोई महत्व नहीं, मतलब कोई कहीं किसी का जन्म हुआ हो, किसी घर में जन्म हुआ हो, गरीब के घर में, अमीर के घर में हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं, अब आज इस समय आप क्या हो ये इम्पोर्टेंट है। तो जन्म का महत्व नहीं, किसी का घर गांव में था तो गांव में जन्म हुआ, किसी का हॉस्पिटल में जन्म हुआ, किसी का शहर में जन्म हुआ, उस आधार पर ये अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। कम स्थिरता का जो दृष्टिकोण है वो एक दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है, यानी वर्ग व्यवस्था में स्थिरता नहीं। जैसे कि मैंने अभी पहले बात की कि आज वो यहाँ पर है तो कल दूसरी जगह पहुँच जाएगा, कल दूसरी जगह तो पहली जगह आ जाएगा, तो वहाँ पर स्थिरता का दृष्टिकोण नहीं दिखाई पड़ता, वो चेंज होता रहता है, बदलाव होता रहता है।
व्यक्ति जैसी मेहनत करता है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है, कम मेहनत करता है वो वहीं पर पड़ा रहता है और नीचे चला जाता है। इसके अलावा एक वर्ग के सभी लोगों का जीवन सामान्य होता है, उसमें अंतर नहीं दिखाई पड़ता। जितने भी एक वर्ग के लोग हैं उनमें एक ही तरह का जीवन दिखाई पड़ता है। वर्गों की अनिवार्यता मतलब हमको वर्गों में ये दिखाई पड़ता है कि एक तरह के वर्गों की जो निश्चित दृष्टिकोण है वो अनिवार्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को वैसा ही काम करना होता है। अगर वो वैसा नहीं काम करता है, वैसा व्यवहार नहीं करता है, वैसा रहने सहने का स्टाइल नहीं है, तो वो उस वर्ग से अलग हट जाता है, अलग चला जाता है, उसको अलग स्थान मिल जाता है। इसके साथ साथ आर्थिक आधार का महत्व ज़्यादा है। जो बात पहले भी समाजशास्त्रियों ने कही कि आर्थिक आधार, बटमोर ने जिक्र किया था कि आर्थिक आधार मेन दिखाई पड़ता है। आर्थिक आधार पे हम देखते हैं वर्ग ज़्यादातर दिखाई पड़ते हैं, ये बेस मेन है। अगर हम मेन बेसिस क्लास डिवीज़न के मेन बेसिस की बात करें, इसको समझने का प्रयास करें, तो मेन बेसिस क्या क्या हैं? वो मेन बेसिस है परिवार एवं नातेदारी। वर्तमान समय में या प्राचीन काल में भी वर्ग का एक विभाजन इस आधार पर भी रहा है, यानी नातेदारी के आधार पर, परिवार के आधार पर। अगर आप टाटा अंबानी परिवार में जन्मे हैं, भले ही आपने कुछ अर्जित किया हो या ना किया हो, तो अपने आप आपका वर्ग एक उच्च वर्ग का बन जाता है। किसी ने अंबानी के घर जन्म लिया है, किसी ने टाटा के घर जन्म लिया है, किसी ने बिरला के यहाँ जन्म लिया है, या किसी ने बहुत बड़े राजघराने में जन्म लिया है, तो उनके सारे रिलेशंस भी हाई क्लास सोसाइटी के यानी उच्च वर्ग के दिखाई पड़ते हैं। अब मैंने जैसे कहा टाटा के घर में जन्म लिया है, तो उनके जितने भी रिश्तेदार होंगे सारे बड़े होंगे। अगर हम अंबानी परिवार की बात करें तो उनमें जितने भी रिश्तेदार होंगे वो सारे हाई क्लास के होंगे, तो अपने आप ही उनका बेस उच्च हो जाता है। इस आधार पर वर्ग हमको परिवार और नातेदारी से भी दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी बड़े अधिकारी के घर अगर जन्म लेता है, वो बात अलग है कि बाद में उसकी वर्ग चेंज हो जाता है, लेकिन जिस समय वो जन्म लेता है कोई आईएएस के घर में, वो आईएएस का लड़का है, कम से कम उसके साथ ये टाइटल तो लग जाता है हमेशा के लिए कि आईएएस का लड़का है, ये पीसीएस का लड़का है। वो बात अलग है कि बाद में चल के वो आईएएस पीसीएस बनता है, नेता बनता है। इसी तरह से अगर हम किसी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं या चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं या राष्ट्रपति की बात करते हैं, ये राष्ट्रपति जी का लड़का है, ये चीफ मिनिस्टर का लड़का है, इसके पापा चीफ मिनिस्टर थे, इसके पापा प्राइम मिनिस्टर थे। यानी एक तरह से बड़े पॉलिटिशियंस के घर में जन्म लेने से अपने आप ही परिवार और नातेदार के आधार पर उसका एक बेस हो जाता है कि वो इस वर्ग का है। इसके साथ साथ संपत्ति, धन और आय, इसके आधार पर भी वर्गों का एक विभाजन किया जा सकता है। किसी के पास बहुत अधिक संपत्ति है, वो भी एक वर्ग का आधार हो सकता है। बहुत अधिक धन है, यानी बहुत अधिक पैसा है, तो वो भी उसका एक अलग वर्ग हो जाता है। उसके आधार पर हम उसको धन के आधार पर ही मानते हैं। इसके पास 50 किलो सोना है, इस तरह से ये चीज़ सब क्लियर रहती है कि वो एक अलग वर्ग का आदमी कहलाता है। इसी तरह से इनकम के आधार पर किसी की इनकम 1 लाख है तो वो एक वर्ग का होगा, किसी की इनकम 5 लाख रुपए महीना आती है तो वो एक अलग वर्ग का हो गया, किसी की 10 लाख रुपए महीना आती है तो वो एक अलग वर्ग का, किसी की 1 करोड़ रुपए महीना आती है तो वो एक अलग वर्ग का। वो बात अलग है कि 1-1 करोड़ रुपए महीना मिलना इतना आसान नहीं, लेकिन इन इनकम के आधार पर भी हमको अलग अलग वर्ग को निर्धारित करने का एक तरह से बेस दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ हमको निवास की जो स्थिति है, मतलब उसका निवास किस कॉलोनी में है, वो कॉलोनी में मकान कितने लाख रुपए के हैं। अगर मकान 1 करोड़ रुपए का है, अगर मकान 4 करोड़ रुपए का है, अगर मकान 5 करोड़ रुपए का है, उसके आधार पर वर्ग का विभाजन भी दिखाई पड़ता है। यानी निवास, अच्छा अगर उसका मकान गंदी बस्ती में है, स्लम एरिया में है, छोटी कॉलोनी में है, मोहल्ले में है, उस आधार पर उसका अलग अलग वर्ग हो जाता है। इसी तरह से अगर हम किसी शहर में देखते हैं, बड़ी से बड़ी कॉलोनीज़ में देखते हैं, तो हमको बहुत सी कॉलोनी ऐसी दिखाई देते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी कॉलोनी में रहता है, तो उसका एक अलग तरह का वर्ग दिखाई पड़ता है। ये बड़े लोग हैं, ये अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, मतलब उस आधार पर उसको ऊंचा या नीचा मान सकते हैं। अरे ये तो बेकार सी कॉलोनी में रहता है, उस आधार पर उसका वर्ग नीचा दिखाई पड़ता है। तो एक तरह से हमको निवास की
स्थिति के का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ हमको निवास स्थान की अवधि के आधार पर भी हमको वर्ग दिखाई पड़ते हैं। एक आदमी एक घर में उसकी कई पीढ़ियां लगातार रह रही हैं, उस आधार पर भी उसको एक अलग वर्ग का कहा जाता है। और कुछ लोग आए दिन घर बदलते रहते हैं, उनको एक अलग वर्ग के रूप में देखते हैं कि ये लोग तो घर में टिकते ही नहीं, यानी ये बार बार मकान चेंज कर लेते हैं या मकान किराए पर रहते हैं। तो किसी निवास में रहने की अवधि के आधार पर भी वर्गों का विभाजन किया जा सकता है, वर्ग का एक बेस कहा जा सकता है। इसके साथ साथ व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर भी विभाजन होता है। व्यवसाय क्या है या कार्य क्या करता है, टीचर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, राजनीतिज्ञ है, मतलब हम उसके आधार पर भी उसको अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। ये भी एक बेस कहा जा सकता है, यानी व्यवसाय की जो प्रकृति है उसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि वो अलग अलग तरह का दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ शिक्षा भी एक बेस है। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की पॉइंट के आधार पर कि शिक्षा एक मेन बेसिस भी कहा जा सकता है। ये अनपढ़ लोग हैं, ये अलग वर्ग के हैं, ये ग्रेजुएट लोग हैं, ये अलग वर्ग के हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, एक अलग वर्ग के हैं, ये PhD वाले हैं, ये एक अलग वर्ग के हैं। यानी एजुकेशन के आधार पर भी हम जब किसी से बात करते हैं तो हमको पता चलता है अरे ये तो ऐसे ही है, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। कोई इंग्लिश बोलने लगता है भारत के संदर्भ में तो उसको बहुत बड़ा आदमी व्यक्ति मानते हैं। इसी तरह से कोई बहुत शुद्ध हिंदी बोलने लगता है, वो एक अलग वर्ग का दिखाई पड़ता है। तो शिक्षा का भी एक आधार है जिसके आधार पर हम वर्ग को बांट सकते हैं। धर्म का जो धार्मिक कर्मकांडों के आधार पर जो धार्मिक कर्मकांड करता है, पुरोहित वगैरह, उसको एक अलग वर्ग का मानते हैं। उसको हमारे खासकर हिंदू समाज व्यवस्था में उच्च स्थान दिया जाता है। इसी तरह से हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज में भी जो इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं उनको उच्च स्थान दिया जाता है। ईसाइयों में भी एक अलग स्थान, एक अलग वर्ग के रूप में स्थान मिलता है, अर्थात धर्म के आधार पर भी ये देखा जा सकता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं वर्गों के अनेक आधार, अनेक बेसिस हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम इतने दृष्टिकोण देखते हैं। अब अगर हम बात करें वर्ग संरचना की, खासकर भारत में जो वर्ग संरचना का दृष्टिकोण दिखाई देता है वो क्या है, कौन कौन से वर्ग संरचना दिखाई पड़ती है। हालांकि एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि भारत में वर्ग संरचना का दृष्टिकोण ग्रामीण और नगरीय भी है, लेकिन सामान्य रूप से जो वर्ग संरचना का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है उसमें एक वर्ग संरचना में एक तो है शासक वर्ग। शासक वर्ग, जितने भी शासक वर्ग का लोग हैं वो एक अलग वर्ग के होते हैं। शासक वर्ग का मतलब प्राचीन काल में एक राजतंत्र व्यवस्था भारत में विद्यमान थी। भारत एवं संसार के अनेक स्थानों पर एक तरह से राजतंत्र का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता था, चाहे वो इंग्लैंड की बात हो, फ्रांस की बात हो या अनेक राष्ट्रों की बात हो। उस समय राजा और राजा के जो राजघराने में के जो लोग होते थे वो एक अलग वर्ग के कहलाते थे। वर्तमान समय में चूँकि ब्यूरोक्रेसी आ गई, लोकतंत्र का दृष्टिकोण दिखाई पड़ गया है, तो इस लोकतंत्र के दृष्टिकोण में हमको काफ़ी हद तक चुनाव लड़के कोई MLA MP वगैरह बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब का वर्ग एक अलग हो गया जिनके पास सत्ता है। सत्ता में रहने वाले लोग या सत्ता के आसपास के लोग वो एक अलग वर्ग के कहलाते हैं। यानी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, राष्ट्रपतिज हैं, गवर्नर्स हैं, वो एक अलग शासक वर्ग के लोग हैं। तो वर्ग संरचना में शासक वर्ग के लोग एक अलग स्थान रखते हैं। ये भी वर्ग संरचना भारत में दिखाई पड़ती है। नौकरशाही वर्ग, भारत के संदर्भ में नौकरशाही वर्ग, चूँकि जब से यहाँ पर अंग्रेज आए उस समय से हमको एक नौकरशाही का दृष्टिकोण दिखाई। जितने भी IAS PCS हैं, हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जितने लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उस में रहने वाले जितने लोग हैं वो एक अलग वर्ग के हो गए। एक तरह से वर्ग संरचना में एक नौकरशाही वर्ग भी दिखाई पड़ता है। हमने कहा IAS, जितने DM हैं, जितने SSPs हैं, जितने सेक्रेटरीज हैं, वो सारे लोग एक अलग वर्ग के दिखाई पड़ते हैं। PCS अधिकारी हैं, मतलब जो एक तरह से नौकरशाही वर्ग से संबंधित है वो सारे के सारे एक अलग वर्ग में दिखाई पड़ते हैं। भारत के संदर्भ में ये भी एक वर्ग दिखाई पड़ता है। इसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग यानी जो एक तरह से बुद्धि के आधार पर देखा जाता है। बुद्धि का आधार ऐसा नहीं कि दूसरे लोग बुद्धिमान नहीं हैं,
सब बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग को एक अलग स्थान मिलता है, जिसमें हम जितने भी कह सकते हैं हमारे शिक्षक हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज के हों या इंटर कॉलेज के हों, या तो जितने भी शिक्षक हैं वो सब बुद्धिजीवी वर्ग के कहलाएंगे। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी बुद्धिजीवी वर्ग के कहलाएंगे। जितने भी वैज्ञानिक हैं वो भी बुद्धिजीवी वर्ग के। जितने वकील हैं, न्यायाधीश, विचारक हैं, दार्शनिक हैं, वो सारे बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। भारत में ये वर्ग भी पाया जाता है। ये वर्ग देखा जाए तो भारत ही भी नहीं बल्कि विश्व के अनेक स्थानों पे ये वर्ग दिखाई पड़ता है। अर्थात भारत के संदर्भ में देखते हैं तो ये एक बुद्धिजीवी वर्ग भी एक दृष्टिकोण वर्ग संरचना में दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ श्रमिक वर्ग जो प्रतिदिन के काम करते हैं, प्रतिदिन के आधार पर वो पैसा कमाते हैं। वर्तमान समय में कोरोना संकट में हम इस वर्ग को काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे थे कि इसको अपनी नौकरी छोड़ के, या कहा जाए अपने, चूँकि कोरोना काल के कारण फैक्ट्री बंद हो गई थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई, जिसके कारण उनको काम मिलना बंद हो गया था। तो एक तरह का ये श्रमिक वर्ग जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, ये वर्ग भी भारत में दिखाई पड़ता है। तो हमारी वर्ग संरचना में भी एक श्रमिक वर्ग है जो अपना एक स्थान रखता है। इसके साथ साथ एक पूंजीपति वर्ग है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक है, जिसके पास उत्पादन का सारा मालिकाना हक उसके पास है। वो फैक्ट्री के आधार पर इन मजदूरों को, इन श्रमिकों को रोजगार देता है। तो ये वर्ग भी दिखाई पड़ता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी सारी ताकतें उनके पास, पैसे की उनके पास दिखाई पड़ती है, फैक्ट्री के जो मालिक हैं। इसके साथ साथ एक वर्ग है कृषक वर्ग। खासकर ये भी हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ की ज़्यादातर जनता आज भी, बात अलग है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय संख्या 80% के आसपास थी, लेकिन आज भी 60-65% लोग हमारे गांव में निवास करते हैं। तो जो खेती करते हैं उसमें भी कई तरह के दृष्टिकोण हमको दिखाई पड़ते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास जो जमींदारी वर्ग है, साहूकार वर्ग के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिनके पास अपने खेत हैं, अपने आप खेती करते हैं। कुछ के पास अपने खेत नहीं, वो दूसरे के खेत में खेती करते हैं, उनको हम श्रमिक भी कह सकते हैं, और साधारण रूप से खेती करने वाले लोग भी कह सकते हैं। तो कृषक वर्ग मुख्य रूप से जो खेती करते हैं, खेती किसानी करते हैं, उनको एक अलग वर्ग में भारत में स्थान मिलता है। इसके साथ साथ एक वर्ग है व्यवसायी वर्ग, व्यापारी वर्ग, जो सामान बेचने का, सामान डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, यानी उत्पादन का काम एक तरह से पूंजीपति वर्ग करते हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो व्यापार का काम करते हैं। तो वो वर्ग व्यापारी वर्ग कहलाता है। अब अगर हम ये देखते हैं, ये तो एक वर्ग संरचना दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ एक दूसरी वर्ग संरचना का दृष्टिकोण को भी हम इसी संदर्भ में कह सकते हैं। जैसे हमने जिक्र किया था, भारत का 2 रूप दिखाई पड़ते हैं। चूँकि हमारा वर्तमान 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग 35% शहरी भी हो गए हैं। उसी तरह से ग्रामीण संरचना भी दिखाई पड़ती है, शहरी संरचना भी दिखाई पड़ती है। ग्रामीण संरचना में हमने जैसा जिक्र किया, जमींदारी और साहूकार वर्ग दिखाई पड़ता है, कृषक वर्ग दिखाई पड़ता है, और भूमिहीन श्रमिक दिखाई पड़ता है। इसी तरह से वर्ग संरचना में हमको उच्च वर्ग के लोग दिखाई पड़ते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दिखाई पड़ते हैं, और निम्न वर्ग के लोग दिखाई पड़ते हैं। तो ये निम्न वर्ग के लोग, इन 3 तरह का वर्ग हमको शहरों में दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भारत में वर्ग और जाति का जो दृष्टिकोण है, दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। जाति एक बंद वर्ग है, वर्ग एक खुली व्यवस्था है। लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि वर्ग की बहुत सारी बातें हमको जाति से मिलती जुलती भी दिखाई पड़ती है। जैसे हम कहते हैं अलग अलग खंडों में बटा है, हायरार्की दिखाई पड़ती है। ये हायरार्की का दृष्टिकोण तो हमको वर्गों में भी दिखाई पड़ता है। बड़े छोटे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर का वर्ग में दिखाई पड़ता है। एक करोड़पति व्यापारी है, एक लखपति है, एक और छोटा है। एक महीने में मुश्किल 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यापारी हो सकता है, छोटा व्यापारी हो सकता है। कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, कोई 50 लाख कमाता है, कोई 1 करोड़ कमाता है। इस तरह से वहाँ पर भी एक हायरार्की सिस्टम दिखाई पड़ता है, वर्गों का एक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। जाति व्यवस्था में हम जो कहते थे कि कास्ट सिस्टम में भी एक हायरार्की दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर ऊंच नीच का जो बात आती है कास्ट सिस्टम में, वो ऊंच नीच की बात तो हमको वर्गों में भी दिखाई पड़ती है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी के साथ बहुत अधिक बात नहीं करते हैं, उनको नीचा मानते हैं। कास्ट सिस्टम में भी ऐसा ही। कास्ट सिस्टम में तो विशेष रूप से है कि ऊंची जाति या नीची जाति को नीचे मानती हैं, उनके साथ जो भेदभाव, हाँ, छूत-छूत की जो बात है वो वर्ग में नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन एक तरह से वो भी उसी से संबंधित है।
बड़ा व्यापारी बहुत अधिक छोटे व्यापारी को अपने पास नहीं बैठाना चाहता। ये दृष्टिकोण हमको दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम कास्ट सिस्टम में इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं तो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। यानी अपनी जाति में विवाह करना तो अच्छा है, लेकिन दूसरी जाति में विवाह करने का कास्ट सिस्टम है। लेकिन वर्ग में भी तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है। एक बहुत बड़ा उद्योगपति होगा, बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, तो वो अपने वर्ग की कन्या से ही विवाह करेगा। वहाँ पर भी विवाह का दृष्टिकोण भी ये दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारी बातें तो जाति की वर्ग में दिखाई देने लगी हैं, दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी कहा जाए, जाति एक बंद व्यवस्था है, वर्ग एक खुली व्यवस्था है। जाति बदली नहीं जा सकती, वर्ग बदला जा सकता है। जाति में बहुत अधिक मेहनत करके, अर्जित करके हम उसके अपने आप को बदल के नए रूप में ला सकते हैं, लेकिन कास्ट में ऐसा नहीं हो सकता। बात यहाँ पर आती जाति का भविष्य। जाति की भविष्य की बात करते हैं तो जाति की बहुत सारी बातें धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी जाति का जो दृष्टिकोण है वो निकट भविष्य में समाप्त होने वाला नहीं। खैर जो भी रहा हो, लेकिन अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में हमको जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वैसे वैसे नए नए तरह के वर्ग का जन्म हो रहा है। जैसे अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं, सारे डॉक्टर एक वर्ग के नहीं हैं। अगर हम एमबीबीएस डॉक्टर की बात करते हैं, सारे एमबीबीएस डॉक्टर एक वर्ग के नहीं हैं। जो उसमें स्पेशलिस्ट है, कोई कान का है, कोई नाक का है, कोई हार्ट का, तो उसमें भी ये भी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है कि हार्ट के स्पेशलिस्ट को, ब्रेन के स्पेशलिस्ट को एक ऊंचा स्थान प्राप्त है कंपेरिजन में एक साधारण एमबीबीएस डॉक्टर की तुलना में। वहाँ पर भी ये धीरे धीरे डेवलप होने लगी, नए नए तरह के वर्ग का जन्म होने लगा है। एक ही वर्ग के अंतर्गत अनेक वर्ग बनने लगे हैं, जो बाद में एक नए तरह के वर्गों को जन्म देते हैं। तो ये दृष्टिकोण, इसी तरह से हमको व्यापारी में भी कई तरह के वर्ग बन गए हैं। इसी तरह से हमको बहुत सारे ऐसे क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें नए तरह के नए नए वर्गों का जन्म हो रहा है। खैर कुछ भी हो, वर्गों का जो भी दृष्टिकोण हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था की तुलना में बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी बात कार्ल मार्क्स के बारे में भी करें, चूँकि कार्ल मार्क्स वर्ग की बात करते रहे हैं। मार्क्स के अनुसार समान विशेषताओं के लिए व्यक्तियों का एक समूह मात्र नहीं है। मतलब उनका कहना है कि समान विशेषताओं के लिए व्यक्तियों का एक समूह मात्र नहीं है। यानी वर्ग केवल व्यक्तियों का ऐसा समूह नहीं जो समान विशेषताएं रखते हैं, अपितु इस समूह के सदस्यों में अपने वर्ग के संबंध में जागरूकता भी होनी चाहिए। मतलब समान तो हैं, लेकिन अगर जागरूकता नहीं तब भी हम उसको एक तरह से वर्ग नहीं मान सकते। इस जागरूकता को मार्क्स ने वर्ग चेतना कहा है। मतलब वर्ग चेतना का होना बहुत जरूरी है। हम सब श्रमिक वर्ग के हैं, यानी इस चेतना को इम्पोर्टेंट कहा है। इसके आधार पर मार्क्स उत्पादन प्रणाली से जुड़े दो वर्गों की बात करता है, एक सर्वहारा और एक पूंजीपति। सर्वहारा वो वर्ग है जो शोषित होता रहा है, और बुर्जुआ वो वर्ग है जो शोषण करता रहा है। इस तरह का वर्ग का दृष्टिकोण भी कार्ल मार्क्स ने कहा है। अर्थात उन्होंने कहा है कि वर्ग चेतना व वर्ग संगठन दो प्रमुख निर्णायक तत्व हैं वर्ग के संदर्भ में। वर्ग के बारे में हम अंत में यही कहेंगे, वर्ग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा अपने वर्तमान को बदल सकता है। अर्जित करके वो एक छोटे से बड़े पद तक पहुंच सकता है, वो राजा के पद तक पहुंच सकता है। क्योंकि राजा तो अपराही नहीं, तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है, वो विश्व में टॉप स्थान पर पहुंच सकता है। जबकि कास्ट सिस्टम में ऐसा नहीं था। यहीं पर हम आज रुक रहे हैं, आगे फिर और बात करेंगे।